दोस्तों आज हम लोग विज्ञान का कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों ये विज्ञान का रिवीजन वीडियो है, इसमें बहुत सारा प्रश्न का आपका रिवीजन हो जाएगा और ये सब प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए सभी प्रश्न को अच्छी तरह से देखिए और उसको याद कर लीजिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको अगला वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्यों। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल है। दोस्तों आपको बताना है कि नीचे दिया गया ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है वो अम्ल है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है CaO, B है KOH, उसके बाद C है NaCl और D है HCl। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी HCl। दोस्तों ये कौन सा अम्ल है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये अम्ल का उदाहरण है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद आइए दूसरा प्रश्न में। देखिए कहता है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। दोस्तों अधातु के ऑक्साइड हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं या फिर उदासीन होते हैं। तो देखिए अधातु का ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अम्लीय। और कहता कि धातु के ऑक्साइड, तो धातु के ऑक्साइड होता है क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है अम्लीय होता है, तो इसमें हमारा उत्तर क्या होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि प्राकृतिक रबर बहुलक है। दोस्तों प्राकृतिक रबर है वो किसका बहुलक है तो प्राकृतिक रबर है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका बहुलक है आइसोप्रीन का, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि विद्युत आवेश की इकाई है। दोस्तों विद्युत आवेश की इकाई यानी कि विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है कूलम होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। दोस्तों साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र कितना होता है तो फास्फोरस का अणुसूत्र होता है P4। कितना होता है P4 होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। और सल्फर का पूछेगा तो सल्फर का होता है S8। इसको आप लोग याद रखिएगा, सल्फर का क्या होता है S8 होता है और फास्फोरस का कितना होता है तो P4 होता है। दोनों तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए उसके बाद आइए। देखिए कहता है कि पीतल में रहता है, यानी कि पीतल में कौन कौन सा धातु मिलकर बनता है। तो देखिए पीतल में होता है तांबा और जिंक। क्या होता है तांबा और जिंक, यानी कि कॉपर प्लस Zn। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कॉपर प्लस Zn। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि अक्रिय तत्व कौन है। दोस्तों अक्रिय तत्व कौन है तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में कार्बन, बी है हीलियम, सी है सोना और डी है हाइड्रोजन। तो दोस्तों अक्रिय तत्व कौन होता है तो हीलियम है। इसमें देखिए हीलियम, आर्गन, ये सब जो अक्रिय गैस है वो उसको ही अक्रिय तत्व कहा जाता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए कहता है कि एल्किन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र, यानी कि एल्किन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है तो एल्किन का होता है CnH2n, यानी कि ऑप्शन ये हमारा सही उत्तर होगा CnH2n। एल्किन कहता तो 2n + 2 हो जाता और एल्काइन कहता तो 2n - 2 हो जाता, यानी कि एल्किन CnH2n। उसके बाद एल्केन कहेगा तो 2n + 2 और एल्काइन कहेगा तो 2n - 2। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। दोस्तों प्रकाश तरंग है वो किसका उदाहरण है तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ध्वनि तरंग का, बी है विद्युत चुम्बकीय तरंग का, उसके बाद सी दिया गया है पराबैंगनी तरंग का और डी है प्रसरैप तरंग का। तो देखिए प्रकाश है वो कैसा तरंग है तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कैसा तरंग है विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। दोस्तों सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है तो अवतल होता है, यानी कि ऑप्शन
बी हमारा सही उत्तर होगा। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल होता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए, कहता है कि किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। दोस्तों किसी दर्पण का मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? तो दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग कहते हैं ध्रुव, यानी कि उसका पोल कहते हैं। हमारा उत्तर क्या होगा? ध्रुव होगा। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पोल कहा जाता है। चलिए उसके बाद आइए, कहता है कि समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है। दोस्तों समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है? तो देखिए रेखीय आवर्धन यानी कि आवर्धन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। और दोस्तों समतल दर्पण में क्या होता है? एम बराबर क्या होता है? +1 होता है। एम बराबर क्या होता है? +1, यानी कि जितना वस्तु का साइज का प्रतिबिंब होता है, जितना वस्तु का साइज होता है उतना ही साइज वस्तु का प्रतिबिंब का होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? एम बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? दोस्तों कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि इसी को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होता है? तो देखिए जो एल्केन का सदस्य होता है, यानी कि CnH2n+2 ये होता है एल्केन का। और एल्केन का जितना भी सदस्य होगा सभी कैसा होगा? संतृप्त होगा, यानी कि सैचुरेटेड होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी को ध्यान से देखिए, तो C4H10 है, यानी कि 4 दूना 8 और 2 10, यानी कि यह एल्केन का सदस्य है। तो यह कैसा होगा? संतृप्त होगा, यानी कि सैचुरेटेड होगा। और कहता कि अनसैचुरेटेड, तो एल्कीन जो होता है एल्कीन यानी कि CnH2n, और एक होता है CnH2n-2, ये दोनों के जितना भी सदस्य होगा वो कैसा होगा? तो असंतृप्त होगा, यानी कि अनसैचुरेटेड होगा। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर इसको अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लीजिए। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसको सिर्फ देख करके आंसर बताना है, इसको रटना नहीं है। चलिए उसके बाद आइए देखिए, कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी कि कौन सा दर्पण है उससे वस्तु का प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है। तो आप लोग जानते हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें जो फेस है वो बड़ा दिखता है, यानी कि उसमें प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है। तो इस तरह से इसको आप लोग याद कर लीजिए। बड़ा प्रतिबिंब किससे बनता है? तो अवतल दर्पण में बनता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है और बहुत बड़े क्षेत्र को दिखाता है। इसलिए मोटर गाड़ी के जो चालक के सामने रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है? तो उत्तल दर्पण रहता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए, कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, और इसको कैपिटल V से डिनोट किया जाता है, यानी कि सूचित किया जाता है। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 HP बराबर होता है, यानी कि 1 हॉर्स पावर, इसी को अश्व शक्ति भी कहा जाता है। दोस्तों हॉर्स मतलब कि घोड़ा, और घोड़ा को संस्कृत में क्या कहा जाता है? अश्व कहा जाता है। तो इसी को 1 HP या फिर 1 अश्व शक्ति या फिर 1 हॉर्स पावर कहा जाता है। तो 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है यही आपको बताना है। और दोस्तों इसको हम बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं, तो ये प्रश्न हम आप पर छोड़ते हैं। अगर आप लोग तेज स्टूडेंट हैं तो इसका जवाब आपको जरूर मालूम होगा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितने स्टूडेंट को 1 हॉर्स पावर बराबर मालूम है कि कितना वाट होता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि 1 हॉर्स पावर बराबर इतना वाट होता है। अगर सही होगा तो हम उसका रिप्लाई कर देंगे कि आपका उत्तर है वो सही है। और जो स्टूडेंट इसका सही जवाब देंगे उनका हम नाम है वो कम्युनिटी टैब पर हम शेयर कर देंगे। तो वहां से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट इसका सही जवाब दिए हैं। चलिए उसके बाद आइए देखिए, कहता है कि विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। दोस्तों मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो कौन सा लेंस होता है? तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आप लोग देखे होंगे कि इस तरह से एक शीशा रहता है और इसमें इस तरह से डंटी लगा हुआ रहता है, और इसके द्वारा हम लोग देखते हैं तो जो छोटा छोटा अक्षर होता है वो बड़ा दिखलाई पड़ता है, और जब छोटा छोटा अक्षर बड़ा दिखाई पड़ रहा है मतलब कि इसमें कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। और दोस्तों इसी को मैग्नीफाइंग ग्लास कहा जाता है, यानी कि इस तरह का जो ग्लास होता है बना हुआ रहता है इसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहा जाता है। और इसमें कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए एम्पियर घंटा मात्रक है। दोस्तों एम्पियर घंटा है वो किसका मात्रक है?
तो आवेश का मात्रक है। क्या होता है? आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। आवेश का SI मात्रक कूलम होता है और इसी को एम्पियर घंटा भी कहा जाता है। यानी हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद आइए, देखिए कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस है वो उत्तरदायी है? तो आप लोग जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है वो किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा CO2। क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए कहता है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। दोस्तों सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो देखिए सौर सेल किसको कहते हैं? तो आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है? सोलर पैनल के नाम सुने होंगे, सोलर पैनल का। इसमें क्या होता है? इस तरह से देखिए बना रहता है, इस तरह से सोलर पैनल है वो बना होता है और ये क्या करता है कि जो प्रकाश ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसमें जो छोटे छोटे इस तरह से जो चरकुट जो लगा हुआ रहता है वो क्या लगा होता है? सौर सेल लगा हुआ रहता है। यानी कि छोटे छोटे सौर सेल को मिला करके एक सोलर पैनल बनाया जाता है। तो ये जो सोलर पैनल है यानी कि सौर सेल है वो किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है। यानी कि यह अर्धचालक का बना होता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो 10 मिनट से ऊपर हो चुका है, तो इस वीडियो में हम इतना ही प्रश्न देखेंगे। उसके बाद जो इसका अगला वीडियो आएगा उसमें हम बाकी का प्रश्न का रिवीजन करेंगे। तो आप लोग चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और दोस्तों एक बात और कि सब्सक्राइब करके आप लोग ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा, तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप लोग इस तरह के वीडियो चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं।